गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा प्रारंभिक नगर के संदर्भ में किस तरह मनुष्य नवपाषाण युग से धातु युग में प्रवेश करता है और धातु युग में कांस्य युग में कैसे प्रवेश करता है, और जब कांस्य युग में आता है तब धीरे 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 सभ्यता का विकास होता है और जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय होता है। आज हम लोग देखते हैं नगरों की उत्पत्ति तथा प्रारंभिक शहरी समाज का विकास, यानी नगर की उत्पत्ति कैसे हुई और शुरुआती जो प्रारंभिक यानी शुरुआती शहरी समाज कैसा था। पाषाण युग में मानव भोजन की खोज में इधर उधर भ्रमण करता रहता था। जब पाषाण युग था तो मनुष्य खाना के लिए, खाना बदोश के रूप में भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। वह अपने साथ स्त्रियों और बच्चों के को लेकर समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता था। यानी इधर भोजन किया, मिला, खत्म हो गया, फिर आगे चलो ऐसे करते। जिसे आज जैसे कुछ लोग बंजारे लोग हैं, वो लोग भी यही कार्य करते हैं। बस फर्क यही है कि ये लोग रोजगार भी करते हैं और साथ में भोजन की व्यवस्था। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते। वैसे ही वे लोग भी, उस समय मनुष्य खाना बदोश था, खाना के लिए, भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था। समूह बनाकर यात्रा करने से एक दूसरे को सहायता तथा सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि उस समय जानवरों का भी प्रकोप था। बड़े बड़े जानवर थे तो जंगली जानवर का भय था। तो समूह में रहने से एक दूसरे को सहायता भी हो जाती थी और एक दूसरे को सुरक्षा भी मिल जाती थी। जब मनुष्य भोजन उत्पादक बन गया, यानी भोजन उत्पादित करने लगा, भोजन पैदा करने लगा, यानी खेती करने लगा, तो वह एक ही स्थान पर रहने लगा। क्योंकि अब खेती कर रहे हैं तो उस स्थान पर तो रहना ही होगा। तो वह एक स्थान पर जब रहने लगा तो धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया। अब तक समूह में परिवार अस्तित्व में नहीं आया था, अब परिवार अस्तित्व में आया। मानव भी अब बड़े समूहों में रहता था, परंतु समूहों की अपेक्षा परिवार ही उनकी सामाजिक इकाई थी। समूह तो अभी भी रहता था, लेकिन अब परिवार बनाना शुरू किया और परिवार में रहने लगा। परिवार उसकी सामाजिक इकाई हो गई। अब परिवार के लोग धीरे धीरे घास फूस की छतों से कच्चे घर बनाने लगे। इन कच्चे मकानों में उन्हें गर्मी, सर्दी तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती थी। इनमें से अधिकतर घर एक दूसरे के निकट होते थे और इन घर के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई जाती थी। कुछ परिवार मिलकर एक गांव स्थापित करते थे। गांव छोटे छोटे होते थे तथा इनमें झोपड़ियां एक दूसरे के निकट होती थी। मतलब सबसे पहले खानाबदोश था मनुष्य, फिर धीरे धीरे समूह में रहने लगा। जब समूह में रहने लगा तो फिर खेती करने लगा, और जब खेती करने लगा तो धीरे धीरे परिवार में रहने लगा, और जब वो परिवार में एक जगह रहने लगा तो धीरे धीरे बस्तियां बसी, गांव बसे। यानी छोटे 20 घर, 25 घर, 36 घर के गांव बसने लगे और घर एक दूसरे के पास रहते, कच्चे फूस के मकान बनने लगे और उसमें वो लोग अपना परिवार के साथ रहने लगे। इस तरह छोटे छोटे गांव विकसित होने लगे। फिर धीरे धीरे इन गांवों का आकार बड़ा होने लगा और यह गांव प्रायः नदी घाटियों में स्थित थे, जहां पर उनकी खेती बाड़ी के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। दुनिया की कोई भी सभ्यता दुनिया की कोई भी सभ्यता विकसित अगर हुई है तो वह किसी न किसी नदी के किनारे ही हुई है। इतिहास उठाकर देख लिया जाए, नील नदी की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, किसी भी सभ्यता को अगर उठाकर देख लिया जाए तो उस सभ्यता के पीछे किसी न किसी नदी का ही हाथ है, योगदान है। हर सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि जब लोग बस्ती बसाकर रहने लगे, एक सभ्य समाज के रूप में रहना शुरू किए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज पीने का पानी, पानी। और वो पानी चाहे खेती करने के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, वह किसी नदी के पास ही मिल सकता था, नदी में ही मिल सकता था। तो और जब मनुष्य खेती करना शुरू कर दिया तो उसको पीने का पानी, सिंचाई का पानी, सब कुछ वो नदी से मिल जाता था। ये सबसे बड़ा कारण था कि वो नदी किनारे ही बस्तियां बसाने लगे और अपना खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए।
इसलिए धीरे धीरे सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई। गांव में रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। गांव के लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ नए व्यवसायों का भी उदय हुआ, क्योंकि अब खेती बाड़ी कर लिए, एक जगह रुक गए, अब वहां बस्ती बस गई, गांव बस गए। अब वहां रहकर नए नए रोजगार का भी और व्यवसाय का भी अवसर प्राप्त होने लगा। सिर्फ खेती के साथ में कुछ लोग जो खेती नहीं कर पाते थे वो कुछ और काम करने लगे। धीरे 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 व्यवसाय भी बढ़ने लगा, काम भी बढ़ने लगा। अब गांव बहुत समृद्ध हो गए थे, क्योंकि अब वह अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगे। पहले तो अनाज उत्पादन होना था कि अपना पेट भरना है, अब ऐसा होने लगा कि अपना पेट भरने के अलावा भी, यानी अपना मान लीजिए साल भर का भोजन आपने उत्पादित कर लिया, उसके अलावा भी आपके पास में और सारा भोजन अनाज बच गया, तब वो क्या होगा। तो अब गांव में रहने वाले परिवार को अपना भोजन उत्पादन करने के लिए स्वयं खेतों में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। जुलाहे, बढ़ई तथा कुम्हार भी अपनी उत्पादित वस्तुओं के बदले इन परिवारों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने लगे। यानी अब धीरे धीरे कई व्यवसाय बने जिसमें जुलाहा थे, बढ़ई थे जो बढ़ई का लकड़ी उकड़ी का काम करने लगे, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाने का काम करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपना सामान उन्हें देते थे जो खेती करने वाले लोग थे, और उसके बदले में वो उनसे अपना अनाज लेते थे। तो ये जो सिस्टम शुरू हुआ कि सामान के बदले सामान लेना, इसे कॉमर्स की भाषा में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जो इंग्लिश में बाटलर सिस्टम होता है। ये यही है जो उस समय शुरू हुआ था। नए व्यवसायों का आरंभ होने तथा व्यापार के बढ़ने से शिल्पकार इकट्ठे मिलकर रहने लगे, और इस प्रकार बड़े गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। जो बड़े गांव थे वो धीरे धीरे अब नगरों में परिवर्तित हो गए। जितने शिल्पकार थे, जो नए नए जो व्यवसाय कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे एकजुट होकर रहने लगे, जिसका परिणाम हुआ कि अब बड़े गांव जो थे वो नगरों में परिवर्तित हो लगे। अब नगर धीरे धीरे विकसित होने लगे। समझा यही जाता है कि लोगों के नगरों में रहने से सभ्यता का जन्म हुआ। नगरों के विकास का प्रथम चरण 5 से 6 हजार वर्ष ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में आधुनिक इराक है, मिस्र, भारत तथा चीन की घाटी सभ्यताओं से हुआ। यह नगर अब कृषि तथा पालतू जानवर पर ही निर्भर नहीं थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया तथा व्यापारिक मार्गों की संख्या में वृद्धि होती गई, यह नगर व्यापारियों, शिल्पकारों तथा सरकारी अधिकारियों की गतिविधि के केंद्र बन गए। नगरों तथा गांवों, नगरवासियों एवं ग्राम निवासियों में अंतर दिखाई देने लगा। इसी प्रकार के परिवर्तन यूनानी, ईरानी, रोमन तथा जिम्बाब्वे की सभ्यता में भी आए। धीरे धीरे जब नगर विकसित होने लगे तो रहन सहन बदलाव होने लगा, कार्य प्रणाली बदलाव होने लगी, और वह धीरे 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 नगरों और गांवों में अंतर दिखने लगा। नगरों में बड़े बड़े भवन बनने लगे, गांव में अभी भी घास फूस के कच्चे मकान ही रहने लगे, और भी कई चीजें होने लगी। और यह सबसे बड़ी चीज थी कि यह जो सभ्यता का विकास या नगरों का विकास शुरू हुआ 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, भारत, मिस्र और चीन की घाटी में हुआ। फिर धीरे 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 नगरों और गांवों में जो अंतर दिखाई देने लगा, इस प्रकार का परिवर्तन यूनानी सभ्यता में, ईरानी सभ्यता में, रोमन सभ्यता में और जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन सभ्यता है उसमें हुआ। आधुनिक नगरों का विकास मुख्यतः 3 कारणों से, अधिकतर नगरों का विकास मुख्यतः 3 कारणों से हुआ: आर्थिक विकास, प्राकृतिक परिवर्तन तथा गांव के लोगों का नगरों में पलायन करना। बड़े नगरों पर जनसंख्या का बोझ करने के लिए, कम करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए है कि बड़े नगरों पर जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए कई सरकारों द्वारा नए नगर बसाए जाते हैं। कभी कभी किसी देश की राजधानी बनाने के लिए भी नए नगरों का निर्माण किया जाता है। जैसे ग्रेटर नोएडा, यूपी में नोएडा है, नोएडा का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया तो दूसरा नगर बनाया गया या उसी को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, ग्रेटर नोएडा। जैसे दिल्ली और एक नई दिल्ली, अब यह पुरानी दिल्ली हो गई, जो पहले जो दिल्ली थी वो पुरानी दिल्ली हो गई,
और नई दिल्ली जिसे भारत की राजधानी बनाया गया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, इसे बसाया गया। इसी तरह कई नगर ऐसे थे जिसको बसाया गया। जनसंख्या चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो उसको एडजस्ट करने के लिए कई और नगर बसाए गए। लोग कई कारणों से नगरों की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि अब खेती के अलावा और कोई गांव में खेती के अलावा छोटे मोटे काम थे। अब वो लोग अपने आप को तरक्की करने के लिए नगरों की ओर आने लगे और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आने लगे। तो जब कोई नगर समृद्धि की ओर अग्रसर हो तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर कोई नगर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हो तो लोग उसकी ओर आकर्षित होकर उस ओर जाते हैं। नगरों में आजीविका यानी रोजगार, सुविधाएं और वहां की चकाचौंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो लोगों को नगरों की ओर ढकेलते हैं, जैसे कि सूखा, अकाल तथा आर्थिक शोषण। गांव में ये सभी चीजें उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उस समय मुख्य सिंचाई या तो नदी थी या फिर बारिश था। तो अगर बारिश नहीं होता और नदी से भी पानी तरीके से ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता तो सूखा पड़ता, अकाल पड़ता और आर्थिक शोषण होता, क्योंकि हम कमा ही नहीं रहे तो खर्च कहाँ से करेंगे। अनाज पैदा होगा किसान के साथ, तो आज भी वो समस्या है कि अनाज पैदा नहीं कर पा रहा, सूखा पड़ गया या ढंग से बारिश नहीं हुई, सिंचाई ढंग से नहीं हुई, फसल जल गया या फसल खड़ी फसल में बरसात आ गई, पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो इस तरह का चीज़ें हो रहा तो वह आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। और वही अगर कोई बड़ा सूद में कोई महाजन पैसा दिया तो वह उसका आर्थिक शोषण करता है। इन सभी चीज़ों से लोग, वह किसान अंत में क्या करता है, या तो आत्महत्या कर लेता है जो आज की परिस्थिति है, या फिर वह खेती बाड़ी छोड़कर वह किसी दूसरे नगर चले जाता है मजदूरी करने। यही प्रक्रिया पहले भी चलती थी, बस फर्क ये था कि लोग वहाँ आत्महत्या नहीं करते थे, वो पलायन कर जाते थे नगरों की ओर। नगर ही उच्च कोटि सभ्यता के निर्माता होते हैं और तथा उसको उन्नत करते हैं। नगर निवासी ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नई विचारधाराओं और परिवर्तनों को अपनाने में अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि ग्रामीण जो परिवेश होता है वो परंपराओं पर आधारित होता है और नगर परिवेश जो होता है वो परंपराओं के अलावा नई नई खोज करने के लिए जाना जाता है। नगर में रहने वाले लोग धन एकत्रित करने तथा अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए इनका उपयोग करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, जबकि ग्रामीण प्रवेश में ऐसा नहीं होता है। वो लोग धन तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो लोग सामाजिक रूप से समृद्ध होते हैं। धन की अपेक्षा वो लोग समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। नगर सदा ही देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते रहे हैं, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जो कि उदारवादी होते हैं तथा घिसी पिटी परंपराओं के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। नगरों में व्यापारियों के समूह तथा काफिले अपने वस्तुओं के भंडार का आदान प्रदान करते हैं। चूंकि नगरों में कई उम्मीदें हैं कि आप वहाँ जाते हैं तो आप रोजगार मिलेगा, नए नए धन कमाने के साधन मिलेंगे और उस साधन के साथ आप अपने आर्थिक स्थिति को, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं। कई अवसर ऐसे मिलेंगे कि आप उसको धन कमा सकते हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश में संभव नहीं था। जब आपके पास धन आएगा, आप अत्यधिक धन कमाने लगेंगे तो उसको खर्च करने के लिए, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करने के लिए आप प्रयोग करना चाहेंगे और ऐसी स्थिति में वो ग्रामीण प्रवेश में यह संभव नहीं हो पाता है। नगरों का व्यापार से निकट का संबंध है, क्योंकि नगर में खेती के अलावा और भी व्यापार होते हैं। व्यापारों के लिए ही प्रमुख नगर होता है और जब व्यापार होता है तो चूंकि समृद्धि आती है और समृद्धि आएगी तो आप भी समृद्ध होंगे। तो व्यापार में कमी या मंदी आने से कई नगर बर्बाद भी हो जाते हैं। नगरों की समृद्धि का मुख्य कारण व्यापार होता है और अगर व्यापार में कमी आ जाए, मंदी आ जाए तो नगर बर्बाद भी होते हैं। यानी अगर नगर को समृद्ध करने में अगर व्यापार का योगदान है
तो बर्बाद होने में भी व्यापार का योगदान है। अगर व्यापार आपका अच्छा चल रहा तो आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, और अगर व्यापार मंदा पड़ गया, आपका काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो आप बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच के काल में यूरोप में ऐसा ही हुआ। इस काल में यूरोप के कई नगर अस्त व्यस्त हो गए। कुछ तो मुस्लिम तथा असभ्य जातियों के भयानक आक्रमण तथा रोम सागर में होने वाले व्यापारों के सम्मुख होने वाले कठिनाइयों के कारण लुप्त हो गए। कई नगर यूरोप में ऐसे ही लुप्त हो गए क्योंकि व्यापार में कठिनाई होने लगी। कई तो बाहरी आक्रमण के चलते, और कई नगर इसलिए लुप्त हो गए क्योंकि व्यापार ढंग से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेसोपोटामिया, इराक के प्राचीन नगर। 3000 ईस्वी पूर्व सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी तक की ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यता, और उसमें इराक जो मेसोपोटामिया जो जो सभ्यता थी, वर्तमान में वो इराक देश के अंतर्गत आता है। भूतत्ववेत्ता यानी जो भूगर्भ विज्ञानी है, जो जमीन से संबंधित खोज करते हैं, कि भू सभ्यता से संबंधित खोज करते हैं, जिसे पुरातत्ववेत्ता भी कहा जाता है, का विचार है कि सबसे पहले सभ्यता का उदय दक्षिणी मेसोपोटामिया इराक में हुआ। 3500 ईस्वी पूर्व इराक में बस्तियां, विशाल भवन तथा लेखन कला सभी अस्तित्व में आ चुके थे। मिस्र में तो यह कलाएं उसके कई शताब्दियों के पश्चात तक भी विकसित नहीं हुई थी। यानी 3500 ईस्वी पूर्व में बस्तियां, विशाल भवन और लेखन कला मेसोपोटामिया में अस्तित्व में आ गए थे, और मिस्र में यह कई शताब्दियों पश्चात भी, यानी कई शताब्दियों के बाद भी, कई सौ वर्षों के बाद भी अस्तित्व में नहीं आए थे, विकसित नहीं हुई थी लेखन कला। सिंधु घाटी में पूर्व हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता काल के छोटे छोटे किलाबंदी नगर 3000 ईस्वी पूर्व से पहले अस्तित्व में नहीं आए थे। मेसोपोटामिया के सुमेर प्रदेश में 15 से 20 बड़े नगर थे। प्रत्येक नगर के इर्द गिर्द छोटे छोटे नगर, गांव तथा बस्तियां थीं। इसके विपरीत सिंधु घाटी में 2 बड़े विशाल नगर थे और तथा छोटे छोटे नगर भी बसे हुए थे, परंतु वहां मध्य आकार का कोई नगर नहीं था। मिस्र के लोगों को प्राचीन काल के किसी नगर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। मेसोपोटामिया के नगर सिंधु के घाटी के योजनाबद्ध तथा सैनिक छावनियों के भांति दिखाई देने वाले नगरों से भिन्न थे। यानी मेसोपोटामिया के नगर हर तरीका से सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थे। सिंधु घाटी के जो नगर थे वो पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे और सैनिक छावनियों के भांति दिखाई देते थे। सिंधु घाटी का जो नगर योजना है वह आज भी सर्वश्रेष्ठ नगर योजना मानी जाती है अपनी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में। सिंधु घाटी के नगरों के विपरीत मेसोपोटामिया के नगर के बड़े बड़े नगरों की गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। ऐसा प्रतीत होता कि यह नगर समय की आवश्यकताओं के अनुसार बिना किसी योजना के विकसित हुए हों, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरह योजना, उनकी सड़कें भी सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पानी निकासी की बहुत अच्छी सुविधा थी, स्नानागार थे। ये सभी चीज़ें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली, परंतु मेसोपोटामिया की सभ्यता में इन चीज़ों का अभाव रहा, ये चीज़ें नहीं मिली। पश्चिम एशिया में अन्य स्थानों पर भी 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात जो नगर अस्तित्व में आए वे भी मेसोपोटामिया के नगरों के भांति ही थे। साधारणतः यह नगर पूजा स्थलों के इर्द गिर्द विकसित हुए और यह मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र थे। तो ये जो भी नगर विकसित हुए यह अब व्यापारिक केंद्र बनने लगे और व्यापार ही इनका मुख्य समृद्धि का कारण रहा और ये विकसित होने लगे धीरे धीरे। तो आज आप लोगों ने देखा नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में, प्रारंभिक शहरी समाज के संदर्भ में, मेसोपोटामिया के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।